नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज नैनीताल के सुदूरवर्ती क्षेत्र बेताल घाट पहुंची हैं, जहां उन्होंने बेतालेश्वर सेवा समिति के जरिए नवनिर्मित वृद्धाश्रम, अनाथालय, शिवालय मंदिर और अंबेडकर मूर्ति का वैदिक मंत्रों के बीच लोकार्पण किया। साथ ही प्रभु प्रेम आयुष धाम कार्य का भी शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष राहुल अरोड़ा ने राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बेतालेश्वर सेवा समिति के जरिए क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और जनता से समिति के कार्यों से प्रेरणा लेने को कहा है। जो भी भाई बहन हैं उनके लिए भी आश्रम बना रहे हैं, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है और इसके अलावा मंदिर भी इन्होंने अपना बनाया है, जिसको डिनाई डेयरी तो पहले से चली रही है इनकी। इसके अलावा इनकी बहुत मन में जो भी कार्य करने की योजनाएं हैं या इनमें जो एक जुनून है, एक व्यक्ति दिल्ली को छोड़ के इस बेताल घाट जैसे, मैं तो कहूँगी बिल्कुल दुर्गम स्थल है ये, रोड भी नहीं है, इनका मनोबल और जज्बा देखने के लायक है। प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को और अपने उत्तराखंड की सेवा किस तरह हम करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने इस आशय का पत्र मुख्य सचिव ओम प्रकाश को प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग एक होनहार छात्रा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेगी। यही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। इसके लिए नामित विभाग के अधिकारी बाल विधानसभा में 5-5 मिनट अपनी प्रस्तुति देंगे। बाल विधानसभा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। आपको बता दें कि सृष्टि गोस्वामी रुड़की के BSM PG कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर कर रही हैं। मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। बाल विधानसभा में हर 3 वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। प्लीज़ किसी के भी कहने में ना आए, अपनी बेटियों को खुल के साथ दें। वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है, सब कुछ मुकाम हासिल कर सकती हैं, बस आपका साथ चाहिए उन्हें। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मालसी ग्राम में आज समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने 4 करोड़ 30 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मसूरी विधायक गणेश जोशी सहित कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि उनकी सरकार लगातार विकास के काम कर रही है और यही वजह है कि मसूरी क्षेत्र में लगातार विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में विकास किया जा रहा है। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जल्द ही क्षेत्र की जनता को उसका भरपूर लाभ मिलेगा। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जो कि माननीय विधायक गणेश जोशी जी का कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग 4.5 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है और निरंतरता यहाँ पर बनी रही है। विकास कार्यों को लेकर विकास की दौड़ में मसूरी विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार पिछले वर्षों में जब से इन्हें यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला है गणेश जोशी जी को, उन्होंने निरंतर कार्य किया है, विकास कार्य किए हैं और जो हमारी एक परिकल्पना थी सबको साथ लेकर चलने की, उसको साकार रूप देने में विकास कार्यों में समदृष्टि समभाव से काम किया है। इसके लिए मैं इनको आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में विकास की जो एक ज्योति जली है वो लगातार प्रज्वलित होती रहेगी। उत्तराखंड में परिवहन विभाग के कर्मचारी अपने बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। वहीं इस मामले पर राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर जल्द ही कुछ हल निकाल लिया जाएगा।
क्योंकि कोरोना काल की वजह से परिवहन निगम लगातार घाटे में है, इसलिए कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। यशपाल आर्य ने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार उनके बारे में सोच रही है और उन्हें हड़ताल को छोड़कर काम पर वापस लौट आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर्मचारियों के जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, कर्मचारी हैं, परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने पहले धनराशि अवमुक्त की है जिससे कि हम उनके वेतन दे पाए हैं, लेकिन अभी भी 5 माह के वेतन शेष है। अनुपूरक में भी बजट में अनुपूरक जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया है उसमें भी हमने व्यवस्था की है और मुझे यकीन है कि कुछ महीने का वेतन इससे दे पाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि लॉकडाउन, तालाबंदी, हड़ताल, स्ट्राइक, इससे काम बनने वाला नहीं है। हमें कर्मवीर बनना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। मैं उनको भी सलाह देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, वो अपनी ड्यूटी को निभाएं। चक्का जाम से कोई समाधान नहीं होता है और वो जानते हैं, उनको भी मालूम है कि हमारी क्या स्थिति है। उस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमें और आगे काम करना है। जैसे ही हमारे पास संसाधन होंगे, जैसे हमारे पास बजट की व्यवस्था हो रही है, हम उनका वेतन निरंतर दे रहे हैं। यकीन है हमारी हर बात का समाधान तो बैठ के ही होता है, तो हड़ताल नहीं, अब काम करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और ऊधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मदन कौशिक ने आज रुद्रपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से और तेजी से लोगों के बीच काम करने की बात कही है और बीजेपी की नीतियां जनता तक पहुंचाने को कहा है। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अफसरशाही हावी होने की बात करते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए मदन कौशिक ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी दिक्कतों का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। शहरी विकास मंत्री की बैठक में ऊधम सिंह नगर जिले के बीजेपी के 8 विधायकों में से सिर्फ रुद्रपुर विधायक ही मौजूद रहे, जबकि 7 विधायक बैठक से नदारद रहे। सभी मंत्रीगण अब अपने प्रभारी जनपदों में जो प्रवास करेंगे, प्रवास के हमने 4 कैटेगरी तय की। पहली कैटेगरी है कि वो सभी अपने जो मंडल या मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, क्या समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नोट करने के बाद फिर अलग से जो विभागों के साथ बैठना है, जो मंत्री जिस विभाग का होगा उनकी बैठक करेंगे, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठ के जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो जिला स्तर पर यहाँ होगा, जो प्रदेश स्तर पर प्रदेश में होगा। आज कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संवाद हुआ है। संवाद में कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत ही एकदम उम्दा है, अच्छा है और चुनावी वर्ष में इस प्रकार का हौसला ये अच्छा संकेत है और निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं ने जो बड़े हौसले के साथ कहा है कि हम इस जिले की सारी सीटें जीतेंगे और पुणे हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स आज रुड़की दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया है और भ्रष्टाचार को लेकर शादाब शम्स ने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी कीमत पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजनाएं चलाई हैं। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चला रही है। अटल आयुष्मान योजना में भी सभी को शामिल किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। माननीय प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बहुत सारे काम हरिद्वार में चल रहे थे। कई सौ करोड़ के काम हैं, उनके निरीक्षण के लिए मैं आया था और निरीक्षण में हम लोगों ने देखा काम अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि हम पूरी ताकत से डबल इंजन की सरकार है और अल्पसंख्यक समाज को या अल्पसंख्यक क्षेत्रों का जो नज़रअंदाज करने की बात होती थी वो बिल्कुल मेरे प्रदेश में कम से कम नहीं है। और मुझे लगा कि काम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। जहाँ कुछ कमी हम लोगों को दिखी, अधिकारियों को टाइट किया गया है
और आगे उन्हें निर्देशित किया गया है कि काम में किसी तरह की कोई लापरवाही किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब मेरे मुख्यमंत्री 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रहे हैं, हम दलाली न करते हैं न किसी को करने देते हैं, तो काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उस लाइन को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं भी किसी कीमत पर भी क्वालिटी का उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए। इसलिए अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो खुद भी जो काम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का श्रेय ले रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता के साथ छलावा करार दे रही है। बीजेपी की माने तो सरकार गैरसैंण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा रही है और गैरसैंण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी गैरसैंण के प्रति संवेदनशील नहीं है, हमेशा सत्र करवाकर अपनी इतश्री कर देती है। जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद बीजेपी को ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से ही सारी गतिविधियां संचालित करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके बीजेपी ने प्रदेशवासियों को गुमराह किया है। जो है बजट सत्र गैरसैंण में आहूत करने की बात करते हैं। वैसे तो सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और हम समझते थे ग्रीष्मकाल में राजधानी जो है गैरसैंण से संचालित होगी, लेकिन एक ही दिन सरकार ग्रीष्मकाल में जो है गैरसैंण में नहीं बैठी और अब सत्र आहूत करके इतिश्री करना चाहती है सरकार। मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। जब सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, सरकार की वहाँ से संचालित होनी चाहिए। सिर्फ बजट सत्र करके इतिश्री कर दे, मैं समझता हूँ कदापि उचित भी नहीं है और लोगों की भावनाओं से खेलने का काम सत्ता में बैठे कांग्रेस का विरोध। ये देखिए, सत्र हो रहा है, हम सत्र में प्रतिभाग करेंगे, लेकिन सरकार का चाल चरित्र चेहरा तो सामने उजागर हो गया है क्योंकि कथनी और करने में कितना फर्क है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं, लेकिन एक भी दिन जो है ग्रीष्मकाल में राजधानी वहाँ से संचालित नहीं होती। ये सब जो है मैं समझता हूँ गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके वहाँ के संपूर्ण विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। वहाँ पर पेयजल के लिए योजना को स्वीकृत किया है। वहाँ पर आवासीय भवन कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय भवन के लिए 4.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है और देश और प्रदेश के अंदर हमारी सरकारें जो अच्छा कार्य कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस विरोध करती रही है और उनकी ये परिणति बन गई है। ठीक। लालकुआं नगर पंचायत सभागार में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शैलेंद्र कुमार सिंह ने की, जिसमें इकाई के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एकता से काफी फायदा है। खबर कवरेज के दौरान अपनी पार्टी बनने के बजाय निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करें। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या हो तो तुरंत संगठन को सूचना दीजिए। लालकुआं में हम नगर इकाई के सभी पत्रकार साथियों ने बैठक करी है। हमारी इकाई का गठन तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया था और इसी क्रम में आज हमने बैठक करी है और सभी पत्रकार साथियों से विचार विमर्श लिए गए हैं। सभी लोगों ने संगठन की एकजुटता पर बल दिया है और इसके अलावा कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए तमाम जो हमारे पत्रकार साथी थे सभी लोगों को दायित्व दिए गए हैं ताकि सभी पत्रकार साथियों का मनोबल बढ़े। और सब एकजुटता के अलावा सभी लोगों से ये भी यहाँ हमारा तय हुआ है कि किस तरीके से अगर किसी पत्रकार के सामने कोई समस्या आती है तो उसको लेकर के भी हमारी यूनियन और यूनियन के सभी पदाधिकारी एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। जिस तरीके से हर संस्थान या कोई भी संगठन होता है वहाँ एक ना एक लीगल एडवाइज़र जरूर होता है, तो हम लोगों ने भी ये तय किया है बैठक में कि हम अपनी यूनियन लालकुआं नगर इकाई में एक लीगल एडवाइज़र की भी नियुक्ति करेंगे ताकि अगर हमारे किसी पत्रकार के साथी के साथ कोई समस्या होती है और हमें किसी वकील की आवश्यकता पड़ती है तो लीगल एडवाइज़र के तौर पर हम किसी सम्मानित वकील को अपने साथ जोड़ने की हमारे यहाँ चर्चा हुई है और सभी लोगों ने इस चीज़ में सहमति दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी को लेकर आज गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की मांग और दूसरी समस्याओं को लेकर कांग्रेस के 3 विधायक रुड़की तहसील में धरने पर बैठ गए, जहां तीनों विधायकों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, भगवानपुर विधायक ममता राकेश और कलियर विधायक फुरकान अहमद ने सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम रुड़की कार्यालय के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की है। विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार में किसान से लेकर मजदूर तक सब त्रस्त हैं। नवंबर माह से पेराई सत्र शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक गन्ने के मूल्य को सरकार के जरिए घोषित नहीं किया गया। शुगर मिल भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूरे हरिद्वार जनपद में 3 मिलें हैं और बार बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। और पिछले साल तो बात ये रही कि सरकार गारंटर बनी इकबालपुर शुगर मिल की, बहुत मामला चर्चित रहा, मिल पे भी आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक सरकार पिछले सालों का गन्ना भुगतान नहीं करा पाई। किसान और मजदूरों का तो गला घोटने का काम ये सरकार करती है। हाल फिलहाल ये पहली बार देखने में आया कि में पेराई सत्र लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका। जो मुंडा जिसे हम पेड़ी बोलते हैं वो तो पूरा हो चुका और अभी तक गन्ने का भुगतान गन्ने की कीमत सरकार तय नहीं कर पाई। आज अगर सरकार से ये सवाल किया जाए कि चीनी मिलों पर किसानों का कितना बकाया है तो सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इस समस्या को लेकर हम यहाँ बैठे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 4 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि हरीश रावत जी ने जो मूल्य तय किया था उसमें 1 रुपया घटा तो दिया था और उसी से अब तक 4 साल इन्होंने काम चला दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या 4 साल में 1 भी रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, क्या इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? और जो हमारे खाद डाई और तेल का रेट कहाँ पर पहुँच गया? आज जितने भी हमारे कीटनाशक दवाई हैं उनके रेट आसमान छू रहे हैं। तो इस तरह क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सिर्फ जो ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। आज हम इसीलिए यहाँ पर धरने बैठे हैं कि आधे से ज़्यादा हमारा सीजन गन्ने का जा चुका है, अब तक कोई मूल्य घोषित नहीं किया। जिस तरह सरकार वादे करती है कि हम आय दुगनी करेंगे, तो इस तरह से यहाँ कम से कम 700 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए जब आय दुगनी होगी, जब हम जानेंगे कि हाँ ये सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए तैयार है। ये सरकार झूठी है और झूठ पर इन्होंने अपना सब चला के जब भी इलेक्शन आते हैं झूठे वादे करते हैं और आम जनता को गुमराह करके वोट ले जाते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसानों का गन्ने का रेट जल्दी घोषित नहीं किया तो हम सब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी वन प्रभाग के जरिए ग्रामीण इलाकों से सटे जंगल के क्षेत्रों में फेंसिंग तार बाड़ लगाने का काम किया गया है, जिसके चलते जंगली जानवरों से किसानों की फसल और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सबसे पहले शारदा रेंज के गेंडाखाल और रामबाग में तार फेंसिंग का काम पिछले साल शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। छकाता रेंज में तारानवाड़ और लक्ष्मपुर में 12 मीटर के तार बाड़ फेंसिंग का काम भी किया जा चुका है, जबकि जीतपुर रैकवाल गांव में 60 मीटर हाथी दीवार का निर्माण कराया गया है। हमने हमारे जो वन क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव हैं जहां मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरण देखे जा रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले शारदा रेंज में हमने पिछले साल करवाया था, जो हमारा गेंडा खाली और आम बाग इस तरह के जो गांव हैं, तो वहाँ पे हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग करवाई थी। इसके बाद हमने अभी छकाता रेंज में जो हमारे 2 गांव हैं, ये तारनबार और लक्ष्मपुर, यहाँ हमने करीब 1200 मीटर की सोलर फेंसिंग कराई है, टेंटिकल सोलर फेंसिंग कराई है। इसके अलावा हमने छकाता रेंज में ही जो जीतपुर रैकवाड़ गांव है, वहाँ भी हमने करीब 60 मीटर जो है हाथी दीवार जो है हमने बनवाई है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों को किस तरह से हम कम से कम और इसकी रोकथाम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सितारगंज सिडकुल मार्ग पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं को रोकने और स्टोन क्रैशरों के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी को लेकर आज पूर्व विधायक नारायण पाल, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने सिडकुल मार्ग पर धरना दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा, पुलिस सेक्रेटरी सुजीत कुमार मौजूद रहे। का उद्देश्य है, हम सिसोना क्षेत्रवासी धरना दे दे के थक गए हैं। पिछली बार भी हमने धरने किए, 2-3 बार धरने दिए, शासन प्रशासन हमें झूठी आश्वासना देके हमें उठा देते हैं। और सिडकुल सितारगंज ये रोड इतनी खूनी सड़क में तब्दील हो गई है कि आए दिन 3 दिन के अंतर्गत हमने 6 लाशों को अपनी आंखों से देख लिया। हम सिसोना क्षेत्रवासी इतने परेशान हो चुके हैं।
अगर हमें रोड पार करना पड़ता है, हमें एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है। और लोडेड वाहन सिटकुल के, स्ट्रॉन्ग केसर के, खनन के, क्या ये उस लायक ये रोड सूटेबल है उस लायक? धरने पे बैठे थे, उनकी बेसिकली डिमांड रोड की मरम्मत या रोड चौड़ीकरण या फिर जब तक ये नहीं होता तब तक ऑल्टरनेट रूट को लेके थी। उसके बारे में पूर्व में ही बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है, जिसके बारे में इन्हें अवगत करा दिया गया है। ऑल्टरनेट रूट के लिए कॉम्पिटेंट लेवल से कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के रिक्वेस्ट पे सर्वे किया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों की ही ज़मीन आ रही है। जब तक ग्रामीण अपनी ज़मीन देने पे सहमत नहीं होते हैं, उसमें आगे की कार्रवाई करना या प्रपोजल भेजना पॉसिबल नहीं है। देने नहीं आए, धरना ही हमारा है। दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि इस ये धरना जो है ये गैर राजनीतिक जो है कि मंच पर आज धरना किया जा रहा है। और आप ये लगाइए कि यहाँ पर जब 5-5 दिनों में 9 परिवार उजड़ जा रहे हैं, 9 परिवार मर गए। और आप सारी गिनती अगर करेंगे इस रोड की तो 60 से ऊपर 60 से ऊपर लोग ज़्यादा मर गए। उसके बाद भी जो यहाँ शासन सत्ता के लोग हैं, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो शासन सत्ता के लोग हैं वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हमको मात्र बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल आ जाएगा, जब वोट पड़ने लगेंगे उससे पहले हमको ये रोड बना के देंगे क्या? ये जो बेवकूफ़ हमको बना रहे हैं। और लगातार एक घर का व्यक्ति मरा, फिर दूसरे घर का व्यक्ति मरा, फिर तीसरे घर का व्यक्ति मरा। ये जो व्यक्ति लगातार इस रोडों पर मर रहे हैं और लगातार 2-3 वर्षों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, उस मांग को अनदेखा जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और अब इसका जब तक हल नहीं निकलेगा, अब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक गेम्स सहित एशियन विंटर गेम्स के लिए जोशीमठ के औली में एथलीट ट्रेनिंग ले रहे हैं। एथलीट ओपन आइस स्केटिंग रिंग में भी नॉर्डिक स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यही जवान स्कीयर बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारत की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आईटीबीपी औली के ओलंपियन डीसी नानक चंद ठाकुर एशियन विंटर गेम्स सहित वर्ल्ड कप स्कीइंग में भारत की उपस्थिति दिखा चुके हैं। विजेंद्र चौहान सहित दर्जनों अन्य स्कीयर, महिला स्कीयर भी एशियाई विंटर खेलों में अपना दम दिखा चुकी हैं। उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के छतरपुर निवासी नरेंद्र सिंह नेगी ने दिनेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन किशोरी के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 जनवरी को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और देहरादून में राजभवन का घेराव करने की योजना बना रहा है। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 23 जनवरी के आंदोलन को सफल बनाने के साथ रणनीति पर चर्चा हुई। किसान नेता तेजेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के जरिए पास किए गए तीनों कानून को वापस लेने के लिए प्रदर्शन करेंगे। सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। भी हम काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर या यहाँ भी। मेरा डोईवाला अपने घर से चल के यहाँ तक आने तक का सरकार को पता है कि आज डोईवाला में या उत्तराखंड में क्या हो रहा है। उनकी एजेंसियां इतनी जबरदस्त हैं, उनको सब इंफॉर्मेशन है। और जो ये आरोप लगाते हैं कि लोग, हाँ, हम ये कहते हैं कि दिल्ली में भी जो प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण होगा। जब तक सरकार कोई तशद्दुद किसानों पर नहीं करती, किसान शांतिपूर्ण रहेंगे। लेकिन अगर कोई तत्व हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेगा तो उससे जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, सरकार जिम्मेदार होगी। कि सरकार कह रही है कलम पकड़ लो, जो आपने इसमें बदलाव करना कर लो। इसमें सरकार तैयार है, कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, लेकिन 3 कानून जो रद्द नहीं होंगे। रात उनसे पूछ रहे थे कि जब तीनों चीज आप सब कुछ बदलने को तैयार हो तो क्यों नहीं कानून रद्द कर देते आप। उस चीज में सरकार ने लेकिन बेशर्मी की हद पे केंद्र सरकार चली गई है। पहले जो पंजाब में आड़ती थे उनके ऊपर आयकर के छापे मारे गए, वहां कुछ नहीं मिला इन्हें। उसके बाद एनआई इतनी बड़ी एजेंसी जो राष्ट्रीय मामलों की जांच करती है, उसे इन्हें सम्मन दे दिए, किसानों को सम्मन दिए, किसानों के ऊपर जो किसान में खेती से अपना गुजारा करते हैं उन्हें भी इन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन किसान इनके दबाव में आके एनआई हो चाहे सीबीआई हो, सीबीआई जो विपक्षी पार्टियां हैं।
टिहरी के धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में अज्ञात कारणों के चलते 150 मुर्गियों के मरने से इलाके में दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और मृत मुर्गियों को दफना दिया गया है। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि 100 से ज्यादा मुर्गियां मरने की कगार पर हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान हो गया है। एसडीएम घनसाली का कहना है कि फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और मृत मुर्गियों को दफना दिया गया है। सुबह मुझे फ़ोन आया था कि धोपड़धार में 150 मुर्गियाँ अज्ञात कारणों से मारी गई हैं। हमने तुरंत जो है वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहाँ जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।